चैप्टर 3 टेस्ला ने रोटरी चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना कैसे की। 10 साल की उम्र में मैंने रियल जिम्नेजियम में प्रवेश लिया, जो एक नया और काफ़ी अच्छी तरह से सुसज्जित संस्थान था। भौतिकी विभाग में शास्त्रीय वैज्ञानिक उपकरणों, विद्युत और यांत्रिक के विभिन्न मॉडल थे। प्रशिक्षकों द्वारा समय समय पर किए जाने वाले प्रदर्शन और प्रयोग मुझे आकर्षित करते थे और निस्संदेह आविष्कार के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन थे। मैं गणितीय अध्ययनों का भी बहुत शौकीन था और अक्सर तेजी से गणना करने के लिए प्रोफेसर की प्रशंसा जीतता था। यह मेरे द्वारा अर्जित की गई आकृतियों को देखने और ऑपरेशन करने की क्षमता के कारण था, सामान्य सहज तरीके से नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में। जटिलता की एक निश्चित सीमा तक यह मेरे लिए बिल्कुल समान था कि मैं बोर्ड पर प्रतीकों को लिखता हूँ या अपनी मानसिक दृष्टि से उन्हें बनाता हूँ। लेकिन मुक्तहस्त चित्रण, जिसके लिए पाठ्यक्रम के कई घंटे समर्पित थे, एक झुंझलाहट थी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये काफ़ी उल्लेखनीय था क्योंकि परिवार के अधिकांश सदस्य इसमें उत्कृष्ट थे। शायद मेरी नापसंदगी केवल उस झुकाव के कारण थी जो मुझे अविचलित विचारों में मिली थी। अगर कुछ असाधारण रूप से मूर्ख लड़के न होते, जो कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो मेरा रिकॉर्ड सबसे खराब होता। यह एक गंभीर बाधा थी, क्योंकि तत्कालीन शैक्षिकी व्यवस्था के तहत ड्राइंग अनिवार्य थी। इस कमी से मेरा पूरा करियर खराब होने का खतरा था और मेरे पिता को मुझे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने में काफ़ी परेशानी होती थी। उस संस्थान में दूसरे वर्ष में मैं स्थिर वायु दाब के माध्यम से निरंतर गति उत्पन्न करने के विचार से ग्रस्त हो गया। पंप की घटना, जिसके बारे में मुझे बताया गया है, ने मेरी युवा कल्पना को प्रज्वलित कर दिया था और मुझे वैक्यूम की असीम संभावनाओं से प्रभावित किया था। मैं इस अक्षय ऊर्जा का दोहन करने की अपनी इच्छा में उन्मत्त हो गया, लेकिन लंबे समय तक मैं अंधेरे में टटोलता रहा। आखिरकार मेरे प्रयासों ने एक ऐसे आविष्कार को जन्म दिया जो मुझे वह हासिल करने में सक्षम बनाने वाला था जो किसी अन्य मनुष्य ने कभी नहीं किया। एक सिलेंडर की कल्पना करें जो 2 बियरिंगों पर स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और आंशिक रूप से एक आयताकार गर्त से घिरा हुआ है जो इसे पूरी तरह से फिट करता है। गर्त का खुला भाग एक विभाजन द्वारा संलग्न है ताकि बाड़े के भीतर बेलनाकार खंडबाद वाले को 2 डिब्बों में विभाजित करता है जो एक दूसरे से पूरी तरह से वायुरोधी स्लाइडिंग जोड़ों द्वारा अलग होते हैं। इनमें से एक डिब्बे को सील कर दिया गया और एक बार हमेशा के लिए खाली कर दिया गया। दूसरा खुला रहने पर सिलेंडर का एक सतत घुमाव होगा। कम से कम मैंने ऐसा सोचा। लकड़ी का एक मॉडल बनाया गया और असीम सावधानी से फिट किया गया, और जब मैंने एक तरफ पंप लगाया और वास्तव में देखा कि यह मुड़ने की प्रवृत्ति थी, तो मैं खुशी से पागल हो गया। यांत्रिक उड़ान एक ऐसी चीज थी जिसे मैं पूरा करना चाहता था। हालांकि अभी भी एक इमारत के ऊपर से छतरी के साथ कूदने से हुई एक बुरी गिरावट की निराशाजनक याद है। हर दिन मैं खुद को हवा के माध्यम से दूर के क्षेत्रों में ले जाता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि मैं ये कैसे कर पाता हूँ। अब मेरे पास कुछ ठोस था, एक उड़ने वाली मशीन जिसमें घूमने वाले शाफ्ट, फड़फड़ाते पंख और असीमित शक्ति का वैक्यूम के अलावा कुछ नहीं था। उस समय से मैंने अपने दैनिक हवाई भ्रमण आराम और विलासिता के वाहन में किए, जैसा कि राजा सुलेमान के लिए उपयुक्त हो सकता है। मुझे ये समझने में सालों लग गए कि वायुमंडलीय दबाव सिलेंडर की सतह पर समकोण पर काम करता है, और मैंने जो थोड़ा सा घूर्णी प्रयास देखा वह रिसाव के कारण था। हालांकि यह ज्ञान धीरे धीरे आया, लेकिन इसने मुझे एक दर्दनाक झटका दिया। मैंने रियल जिम्नेजियम में अपना कोर्स पूरा ही किया था कि मैं एक खतरनाक बीमारी या बल्कि कई बीमारियों से ग्रसित हो गया और मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे छोड़ दिया। इस दौरान मुझे लगातार पढ़ने की अनुमति दी गई। मैं पब्लिक लाइब्रेरी से किताबें लेता था जिन्हें उपेक्षित कर दिया गया था और जिन्हें मुझे पुस्तकों के वर्गीकरण और कैटलॉग तैयार करने के लिए सौंपा गया था। एक दिन मुझे कुछ नए साहित्य की किताबें दी गईं जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थीं और इतनी आकर्षक थीं कि मैं अपनी निराशाजनक स्थिति को पूरी तरह भूल गया। वे मार्क ट्वेन की शुरुआती रचनाएं थीं और शायद उन्हीं की वजह से मुझे बाद में चमत्कारिक रूप से ठीक होने का मौका मिला। 25 साल बाद जब मैं मिस्टर क्लेमेंट से मिला और हमारे बीच दोस्ती हुई, तो मैंने उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया और ये देखकर हैरान रह गया कि हंसी के उस महान व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए।
मेरी पढ़ाई क्रोएशिया के कार्लिस्टेड में उच्च रियल जिमनेजियम में जारी रही, जहां मेरी एक मौसी रहती थी। वो एक प्रतिष्ठित महिला थी, एक कर्नल की पत्नी जो कई लड़ाइयों में भाग लेने वाले एक पुराने युद्ध घोड़े थे। मैं उनके घर में बिताए 3 साल कभी नहीं भूल सकता। युद्ध के समय कोई भी किला इतने कठोर अनुशासन के अधीन नहीं था। मुझे कैनरी पक्षी की तरह खिलाया गया। सभी भोजन उच्चतम गुणवत्ता के और स्वादिष्ट तरीके से तैयार किए गए थे, लेकिन मात्रा में 1000% कम थे। मेरी मौसी द्वारा काटे गए हैम के टुकड़े टिश्यू पेपर की तरह थे। जब कर्नल मेरी प्लेट में कुछ ठोस रखता तो वह उसे छीन लेती और उत्साहित होकर उससे कहती, सावधान रहना, निको बहुत नाजुक है। मेरी भूख बहुत तीव्र थी और मैं टेंटालिस की तरह कष्ट झेलता था। लेकिन मैं उस समय और परिस्थितियों के लिए असामान्य रूप से परिष्कृत और कलात्मक स्वाद के माहौल में रहता था। जमीन नीची और दलदली थी और मलेरिया बुखार ने मुझे वहां रहने के दौरान कभी नहीं छोड़ा, भले ही मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में क्यूनीन का सेवन किया हो। कभी कभी नदी का पानी बढ़ जाता और चूहों की एक सेना इमारतों में घुस जाती, जो सब कुछ खा जाती, यहाँ तक कि भयंकर पपरिका के बंडलों तक को। ये कीड़े मेरे लिए एक स्वागत योग्य मनोरंजन थे। मैंने हर तरह के उपायों से उनकी संख्या कम की, जिससे मुझे समुदाय में चूहे पकड़ने वाले का अप्रिय सम्मान मिला। आखिरकार, हालांकि, मेरा कोर्स पूरा हो गया, दुख खत्म हो गया, और मुझे परिपक्वता का प्रमाण पत्र मिला जिसने मुझे चौराहे पर ला खड़ा किया। उन सभी वर्षों के दौरान मेरे माता पिता ने मुझे पादरी बनने के लिए प्रेरित करने के अपने संकल्प में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके बारे में सोचकर ही मैं भयभीत हो जाता था। भौतिकी के अपने प्रोफेसर के प्रेरक प्रभाव में मैं बिजली में बहुत रुचि रखने लगा था, जो एक चतुर व्यक्ति थे और अक्सर अपने द्वारा आविष्कार किए गए उपकरणों के माध्यम से सिद्धांतों का प्रदर्शन करते थे। इनमें से मुझे एक उपकरण याद है जो स्वतंत्र रूप से घूमने वाले बल्ब के आकार का था, जिसमें टिनफॉइल कोटिंग थी, जिसे स्थिर मशीन से जोड़ने पर तेजी से घुमाया जाता था। इन रहस्यमयी घटनाओं के उनके प्रदर्शनों को देखने में मुझे जो भावनाएं महसूस हुईं, उनकी तीव्रता का पर्याप्त रूप से वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। हर प्रभाव मेरे दिमाग में हजारों प्रतिध्वनियां पैदा करता था। मैं इस अद्भुत शक्ति के बारे में और अधिक जानना चाहता था। मैं प्रयोग और जांच के लिए तरसता था और अपने आप को अपरिहार्य रूप से दुखी दिल से स्वीकार कर लेता था। जैसे ही मैं घर की लंबी यात्रा के लिए तैयार हो रहा था, मुझे खबर मिली कि मेरे पिता चाहते हैं कि मैं शूटिंग अभियान पर जाऊं। यह एक अजीब अनुरोध था क्योंकि वे हमेशा इस तरह के खेल के सख्त खिलाफ रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उस जिले में हैजा फैल रहा है और अवसर का लाभ उठाते हुए मैं अपने माता पिता की इच्छा की परवाह किए बिना गोस्पिक लौट आया। यह अविश्वसनीय है कि लोग इस विपत्ति के कारणों के बारे में कितने अनभिज्ञ थे जो 15 से 20 वर्षों के अंतराल पर देश में आती थी। उन्हें लगता था कि घातक एजेंट हवा के माध्यम से फैलते हैं और इसे तीखी गंध और धुएं से भर देते हैं। इस बीच उन्होंने दूषित पानी पी लिया और ढेर में मर गए। मुझे भयानक बीमारी हो गई। मेरे आगमन के दिन ही मुझे एक बीमारी ने जकड़ लिया और संकट से बचकर भी मैं 9 महीने तक बिस्तर पर ही रहा और हिलने डुलने की क्षमता भी कम हो गई। मेरी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई और दूसरी बार मैंने खुद को मौत के दरवाजे पर पाया। एक डूबते हुए दौर में, जिसे आखिरी माना जा रहा था, मेरे पिता कमरे में भागे। मैं अभी भी उनका पीला चेहरा देख सकता हूँ, जब उन्होंने मुझे अपने आश्वासन से परे स्वर में खुश करने की कोशिश की। शायद, मैंने कहा, मैं ठीक हो सकता हूँ अगर आप मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने देंगे। तुम दुनिया के सबसे अच्छे तकनीकी संस्थान में जाओगे, उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया, और मुझे पता था कि उनका मतलब यही था। मेरे मन से एक भारी बोझ उतर गया था, लेकिन राहत बहुत देर से मिलती अगर एक अजीबोगरीब बीन के कड़वे काढ़े के माध्यम से लाया गया एक अद्भुत इलाज न होता। मैं लाजरस की तरह जीवित हो गया, जिससे सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। मेरे पिता ने जोर देकर कहा कि मैं 1 साल तक स्वस्थ शारीरिक व्यायाम करूं, जिसके लिए मैंने अनिच्छा से सहमति जताई। इस अवधि के अधिकांश समय में मैं पहाड़ों में घूमता रहा, एक शिकारी पोशाक और पुस्तकों के बंडल के साथ, और प्रकृति के साथ इस संपर्क ने मुझे शरीर के साथ साथ दिमाग से भी मजबूत बनाया।
मैंने सोचा और योजना बनाई और कई विचारों की कल्पना की जो लगभग आम तौर पर भ्रामक थे। दृष्टि काफी स्पष्ट थी लेकिन सिद्धांतों का ज्ञान बहुत सीमित था। मेरे एक आविष्कार में मैंने समुद्र के पार पत्र और पैकेज पहुंचाने का प्रस्ताव रखा था, एक पनडुब्बी ट्यूब के माध्यम से हाइड्रोलिक दबाव का विरोध करने के लिए पर्याप्त ताकत के गोलाकार कंटेनरों में पंपिंग प्लांट, जिसका उद्देश्य ट्यूब के माध्यम से पानी को मजबूर करना था, को सटीक रूप से आंका गया और डिजाइन किया गया और अन्य सभी विवरणों पर सावधानीपूर्वक काम किया गया। केवल एक तुच्छ विवरण, जिसका कोई महत्व नहीं था, को हल्के में लिया गया। मैंने पानी के मनमाने वेग को मान लिया और इससे भी बढ़कर इसे उच्च बनाने में आनंद लिया। इस प्रकार दोषरहित गणनाओं द्वारा समर्थित एक शानदार प्रदर्शन पर पहुंच गया। हालांकि बाद में तरल प्रवाह के लिए पाइप के प्रतिरोध पर चिंतन ने मुझे इस आविष्कार को सार्वजनिक संपत्ति बनाने के लिए प्रेरित किया। मेरी एक और परियोजना भूमध्य रेखा के चारों ओर एक वलय बनाना था जो निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से तैरता रहे और प्रतिक्रियावादी बलों द्वारा इसकी घूर्णन गति को रोका जा सके, जिससे लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करना संभव हो सके, जो रेल द्वारा अव्यावहारिक है। पाठक मुस्कुराएंगे। योजना को क्रियान्वित करना कठिन था, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन न्यूयॉर्क के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर की तरह इतना भी बुरा नहीं था, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से समशीतोष्ण क्षेत्रों में हवा को पंप करना चाहता था, इस तथ्य को पूरी तरह से भूल गया कि भगवान ने इस उद्देश्य के लिए एक विशाल मशीन प्रदान की थी। एक और योजना, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण और आकर्षक थी, स्थलीय पिंडों की घूर्णन ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करना था। मैंने पाया था कि पृथ्वी की सतह पर स्थित वस्तुएं ग्लोब के दैनिक घूर्णन के कारण उसी द्वारा स्थानांतरणीय गति की दिशा में और उसके विपरीत दिशा में बारी बारी से ले जाई जाती हैं। इससे गति में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जिसका उपयोग दुनिया के किसी भी रहने योग्य क्षेत्र में प्रेरक प्रयास प्रदान करने के लिए सबसे सरल कल्पनाशील तरीके से किया जा सकता है। मैं अपनी निराशा को शब्दों में बयां नहीं कर सकता जब बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं आर्किमिडीज की दुविधा में था, जिसने ब्रह्मांड में एक निश्चित बिंदु की व्यर्थ खोज की। मेरी छुट्टियों के अंत में मुझे स्टायरिया, ऑस्ट्रिया के ग्रेट्स में पॉलीटेक्निक स्कूल में भेजा गया, जिसे मेरे पिता ने सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक के रूप में चुना था। ये वह क्षण था जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था और मैंने अच्छे संरक्षण में अपनी पढ़ाई शुरू की और सफल होने का दृढ़ संकल्प लिया। मेरे पिता की शिक्षा और दिए गए अवसरों के कारण मेरी पिछली ट्रेनिंग औसत से ऊपर थी। मैंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था और कई पुस्तकालयों की पुस्तकों को खंगाला था और अधिक जानकारी प्राप्त की थी। फिर पहली बार मैं अपनी पसंद के अनुसार अपने विषय चुन सकता था और मुक्त हाथ से चित्र बनाना अब मुझे परेशान नहीं करता था। मैंने अपने माता पिता को आश्चर्यचकित करने का मन बना लिया था और पूरे पहले वर्ष के दौरान मैंने नियमित रूप से सुबह 3 बजे अपना काम शुरू किया और रात 11 बजे तक जारी रखा, रविवार या छुट्टियों को छोड़कर। चूंकि मेरे अधिकांश सहपाठियों ने चीजों को आसानी से लिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वर्ष के दौरान मैंने 9 परीक्षाएं पास की और प्रोफेसरों ने सोचा कि मैं उच्चतम योग्यता से भी अधिक का हकदार हूँ। उनके चापलूसी भरे प्रमाणपत्रों से लैस होकर मैं जीत की उम्मीद में थोड़े आराम के लिए घर गया, और जब मेरे पिता ने इन कठिन परिश्रम से प्राप्त सम्मानों को हल्के में लिया तो मैं शर्मिंदा हो गया। इससे मेरी महत्वाकांक्षा लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन बाद में जब वह मर गया तो मुझे उन पत्रों का एक पैकेट मिला जो प्रोफेसरों ने उसे लिखे थे, जिसमें कहा गया था कि अगर वह मुझे संस्थान से नहीं निकालता है तो मैं अत्यधिक काम के कारण मर जाऊंगा। उसके बाद मैंने खुद को मुख्य रूप से भौतिकी, यांत्रिकी और गणितीय अध्ययनों में समर्पित कर दिया और खाली समय पुस्तकालयों में बिताया। मैं जो भी शुरू करता था उसे पूरा करने के लिए मेरे अंदर एक जुनून था, जिसकी वजह से मैं अक्सर मुश्किलों में पड़ जाता था। एक बार मैंने वोल्टेयर की रचनाएं पढ़ना शुरू किया, जब मुझे पता चला कि उसमें छोटे प्रिंट में करीब 100 बड़ी किताबें थीं, जिन्हें उस राक्षस ने प्रतिदिन 72 कप ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए लिखा था। ये तो करना ही था, लेकिन जब मैंने वह आखिरी किताब एक तरफ रख दी तो मैं बहुत खुश हुआ और कहा, अब और नहीं।
मेरे पहले साल के प्रदर्शन ने मुझे कई प्रोफेसरों की प्रशंसा और मित्रता दिलाई थी। इनमें से एक प्रोफेसर रोगनर थे, जो अंकगणितीय विषय और ज्यामिति पढ़ाते थे, प्रोफेसर पोस्चल, जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक भौतिकी के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर एले, जो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाते थे और अंतर समीकरणों में विशेषज्ञ थे। ये वैज्ञानिक सबसे प्रतिभाशाली व्याख्याता था जिसे मैंने कभी सुना था। वह मेरी प्रगति में विशेष रुचि लेते थे और अक्सर व्याख्यान कक्ष में 1 या 2 घंटे तक रुकते थे, मुझे हल करने के लिए समस्याएं देते थे, जिसमें मुझे खुशी होती थी। मैंने उन्हें एक उड़ने वाली मशीन के बारे में बताया, जो मैंने कल्पना की थी, कोई भ्रामक आविष्कार नहीं, बल्कि ठोस, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी, जो मेरे टरबाइन के माध्यम से साकार हुई है और जल्द ही दुनिया को दी जाएगी। प्रोफेसर रोगनर और पोस्चल दोनों ही जिज्ञासु व्यक्ति थे। पहले वाले के पास खुद को व्यक्त करने के अजीबोगरीब तरीके थे और जब भी वो ऐसा करते थे, तो हंगामा मच जाता था, जिसके बाद एक लंबा शर्मनाक विराम होता था। प्रोफेसर पोस्चल एक व्यवस्थित और पूरी तरह से जमीनी जर्मन थे। उनके पैर बहुत बड़े थे और हाथ भालू के पंजे जैसे थे, लेकिन उनके सभी प्रयोग घड़ी की तरह सटीकता के साथ और बिना चूके कुशलतापूर्वक किए गए थे। मेरे अध्ययन के दूसरे वर्ष में हमें पेरिस से एक ग्रामोडायनेम मिला, जिसमें एक लेमिनेटेड फील्ड मैग्नेट का घोड़े की नाल का आकार था और एक कम्यूटेटर के साथ एक तार घुमावदार आर्मेचर था। इसे जोड़ा गया और धाराओं के विभिन्न प्रभाव दिखाए गए। जब प्रोफेसर पोशेल प्रदर्शन कर रहे थे, तो मशीन को चलाने के लिए एक मोटर थी, ब्रश में दिक्कत आ रही थी, बुरी तरह से चिंगारी निकल रही थी, और मैंने देखा कि इन उपकरणों के बिना मोटर को चलाना संभव हो सकता है। लेकिन उन्होंने घोषणा की कि ऐसा नहीं किया जा सकता है और मुझे इस विषय पर एक व्याख्यान देने का सम्मान दिया। निष्कर्ष पर उन्होंने टिप्पणी की, श्री टेस्ला महान चीजें कर सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये गुरुत्वाकर्षण की तरह एक स्थिर खींचने वाले बल को एक घूर्णी प्रयास में बदलने के बराबर होगा। यह एक सतत गति योजना है, एक असंभव विचार है। लेकिन सहज ज्ञान कुछ ऐसा है जो ज्ञान से परे है। निस्संदेह, हमारे पास कुछ सूक्ष्म तंतु हैं जो हमें सत्य को समझने में सक्षम बनाते हैं, जब तार्किक अनुमान या मस्तिष्क का कोई अन्य स्वैच्छिक प्रयास व्यर्थ हो जाता है। कुछ समय के लिए तो मैं प्रोफेसर के अधिकार से प्रभावित होकर झिझका, लेकिन जल्द ही मुझे यकीन हो गया कि मैं सही था और मैंने अपनी युवावस्था की पूरी ऊर्जा और असीम आत्मविश्वास के साथ इस कार्य को शुरू किया। मैंने सबसे पहले अपने मन में एक डायरेक्ट करंट मशीन की तस्वीर बनाई, उसे चलाया और आर्मेचर में धाराओं के बदलते प्रवाह का अनुसरण किया। फिर मैंने एक ऑल्टरनेटर की कल्पना की और इसी तरह से होने वाली प्रगति की जांच की। इसके बाद मैंने मोटर और जनरेटर से युक्त सिस्टम की कल्पना की और उन्हें विभिन्न तरीकों से संचालित किया। मैंने जो तस्वीरें देखीं, वे मेरे लिए बिल्कुल वास्तविक और मूर्त थीं। ग्राट्स में मेरा पूरा बचा हुआ कार्यकाल इसी तरह के गहन लेकिन निष्फल प्रयासों में बीता, और मैं लगभग इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 1880 में मैं अपने पिता की इच्छा के अनुसार प्राग, बोहेमिया गया, ताकि वहां विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी कर सकूं। ये वह शहर था जहां मैंने एक निर्णायक कदम उठाया, जिसमें मशीन से कम्यूटेटर को अलग करना और इस नए पहलू में घटना का अध्ययन करना शामिल था, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। अगले वर्ष जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण में अचानक बदलाव आया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत ज्यादा त्याग कर रहे थे और मैंने उन्हें इस बोझ से मुक्त करने का संकल्प लिया। अमेरिकी टेलीफोन की लहर अभी अभी यूरोपीय महाद्वीप तक पहुंची थी और सिस्टम को हंगरी के बुडापेस्ट में स्थापित किया जाना था। यह एक आदर्श अवसर लगा, खासकर इसलिए क्योंकि हमारे परिवार का एक मित्र इस उद्यम का प्रमुख था। यहीं पर मुझे उन नसों के पूरी तरह से टूटने का सामना करना पड़ा, जिनका मैंने जिक्र किया है। बीमारी के दौरान मैंने जो अनुभव किया, वह किसी भी कल्पना से परे है। मेरी दृष्टि और श्रवण शक्ति हमेशा असाधारण थी। मैं दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था, जबकि दूसरे लोग उनका कोई निशान नहीं देख पाते थे। बचपन में कई बार मैंने अपने पड़ोसियों के घरों को आग से बचाया था, क्योंकि मैंने हल्की चटकने की आवाज़ सुनी थी, जिससे उनकी नींद में खलल नहीं पड़ता था,
और मैं मदद के लिए पुकारता था। 1899 में जब मैं 40 से ऊपर था और कोलोराडो में अपने प्रयोग कर रहा था, तो मैं 550 मील की दूरी पर बहुत स्पष्ट रूप से गड़गड़ाहट सुन सकता था। इस प्रकार मेरा कान 13 गुना अधिक संवेदनशील था। फिर भी उस समय मैं तंत्रिका तनाव के दौरान अपनी सुनने की क्षमता की तुलना में यूं कहें कि पत्थर की तरह बहरा था। बुडापेस्ट में मैं घड़ी की टिक टिक सुन सकता था। मेरे और टाइम पीस के बीच 3 कमरे थे। कमरे में मेज पर मक्खी के बैठने से मेरे कान में एक धीमी सी आवाज आती थी। कुछ मील की दूरी पर से गुजरने वाली गाड़ी से मेरा पूरा शरीर हिल जाता था। 20 या 30 मील दूर से आने वाली लोकोमोटिव की सीटी से जिस बेंच या कुर्सी पर मैं बैठा था, वह इतनी जोर से हिलती थी कि दर्द असहनीय हो जाता था। मेरे पैरों के नीचे की जमीन लगातार कांपती रहती थी। मुझे आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर रबर के कुशन रखने पड़ते थे। पास और दूर से आने वाली गर्जना भरी आवाजें अक्सर बोले गए शब्दों का असर पैदा करती थीं, जो मुझे डरा देते अगर मैं उन्हें उनके संचित घटकों में नहीं बदल पाता। सूरज की किरणें जब समय समय पर रुकती तो मेरे दिमाग पर इतनी जोर से वार करती कि मैं अचेत हो जाता। मुझे पुल या किसी दूसरी संरचना के नीचे से गुजरने के लिए अपनी सारी इच्छा शक्ति जुटानी पड़ती थी, क्योंकि मैं खोपड़ी पर कुचलने वाले दबाव का अनुभव करता था। अंधेरे में मुझे चमगादड़ जैसी अनुभूति होती थी और माथे पर एक अजीब सी सनसनी से 12 फीट की दूरी पर किसी वस्तु की मौजूदगी का पता लगा सकता था। मेरी नाड़ी कुछ से लेकर 207 धड़कनों तक चलती थी और मेरे शरीर के सभी ऊतकों में झटके और कंपन होते थे, जिसे सहना शायद सबसे मुश्किल था। एक प्रसिद्ध चिकित्सक जो मुझे रोजाना पोटेशियम ब्रोमाइड की बड़ी खुराक देते थे, ने मेरी बीमारी को अनोखा और लाइलाज बताया। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहता है कि उस समय मैं शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान के विशेषज्ञों की निगरानी में नहीं था। मैं जीवन से पूरी तरह चिपका रहा, लेकिन भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ठीक हो पाऊंगा। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि इतना निराशाजनक शारीरिक रूप से टूटा हुआ व्यक्ति कभी भी आश्चर्यजनक शक्ति और दृढ़ता वाले व्यक्ति में बदल सकता है? लगभग एक दिन भी बिना रुके 38 साल तक काम करने में सक्षम और खुद को अभी भी शरीर और दिमाग से मजबूत और तरोताजा पाता है। मेरा मामला भी ऐसा ही है। जीने और काम जारी रखने की प्रबल इच्छा और एक समर्पित मित्र, एक एथलीट की सहायता ने चमत्कार को पूरा किया। मेरा स्वास्थ्य वापस आ गया और इसके साथ ही दिमाग की शक्ति भी। समस्या पर फिर से हमला करते हुए मुझे लगभग अफसोस हुआ कि संघर्ष जल्द ही खत्म होने वाला था। मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा थी। जब मैंने कार्य को समझा तो ये किसी ऐसे संकल्प के साथ नहीं था जैसा कि लोग अक्सर करते हैं। मेरे लिए यह एक पवित्र प्रतिज्ञा थी, जीवन और मृत्यु का प्रश्न। मुझे पता था कि अगर मैं असफल हुआ तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। अब मुझे लगा कि लड़ाई जीत ली गई है। मस्तिष्क के गहरे कोनों में समाधान था, लेकिन मैं इसे अभी तक बाहरी अभिव्यक्ति नहीं दे सका। एक दोपहर, जो मेरी याददाश्त में हमेशा मौजूद है, मैं अपने दोस्त के साथ सिटी पार्क में सैर का आनंद ले रहा था और कविता पढ़ रहा था। उस उम्र में मुझे पूरी किताबें कंठस्थ थीं, शब्द दर शब्द। इनमें से एक गोएथे का फॉस्ट था। सूरज अभी डूब रहा था और उसने मुझे गौरवशाली मार्ग की याद दिला दी। वह झटके से रास्ता देती है, दिन खत्म हो गया है, वो वहां दौड़ती है और नए जीवन की मांग करती है। ओह, कोई भी पंख मुझे उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करने के लिए जमीन से नहीं उठाता है। उसके भागते समय एक खूबसूरत सपना, आत्मा की उड़ान किसी भौतिक पंख से इतनी आसानी से नहीं जुड़ेगी। जैसे ही मैंने ये प्रेरक शब्द कहे, बिजली की चमक की तरह विचार आया और एक पल में सच्चाई सामने आ गई। मैंने रेत पर एक छड़ी से चित्र बनाया, जो चित्र 6 साल बाद अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के सामने मेरे संबोधन में दिखाया गया था, और मेरे साथी ने उन्हें पूरी तरह से समझा। मैंने जो छवियां देखीं वे आश्चर्यजनक रूप से तीक्ष्ण और स्पष्ट थीं और उनमें धातु और पत्थर की दृढ़ता थी, इतना कि मैंने उनसे कहा, यहाँ मेरी मोटर देखें, मुझे इसे उल्टा करके देखें। मैं अपनी भावनाओं का वर्णन शुरू नहीं कर सकता। अपनी प्रतिमा को जीवंत होते देख पाइगमेलियन को इससे अधिक गहराई से प्रभावित नहीं किया जा सकता था।
प्रकृति के हजारों रहस्य जिनके बारे में मुझे अकस्मात ही पता चल गया होता, मैं उस रहस्य को छोड़ देता जिसे मैंने सभी बाधाओं के बावजूद और अपने अस्तित्व को खतरे में डालकर उससे छीन लिया था।